नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बाबा रामदेव ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कोरोनिल के बारे में बात कही थी, तब इस बात पर बड़ा विवाद उठा था कि उनकी कोरोनिल किट क्या वाकई कोरोना का कारगर इलाज है, लेकिन आज इस पर WHO की सहमति मिल चुकी है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद सीधे बाबा रामदेव जी जुड़ गए हैं। स्वामी जी, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, WHO की स्वीकृति का मतलब क्या है अंतर्राष्ट्रीय मायनों में? देखो दीपक भाई, पहले तो ये भारत के लिए गौरव की बात है कि कोरोना की दुनिया में पहली दवाई पतंजलि ने बनाई। ये बात पतंजलि की नहीं, कोई ब्रांड की बात नहीं है। योग आयुर्वेद जो भारत की सांस्कृतिक ज्ञान विरासत है, अपने पूर्वजों का ज्ञान जो पूरी दुनिया के लिए वरदान है, उस ज्ञान को अनुसंधान के पंख लगा करके हमने DCGI से परमिशन ली। WHO के जो है पूरे के पूरे एक टीम आई हमारे, और उसने 150 से ज़्यादा देशों में हमने अब कोरोनिल से लेकर के 100 से ज़्यादा जो हमारी गिलोय घनवटी से लेके आंवला एलोवेरा से लेकर के तमाम तरह के च्यवनप्राश से लेकर के वो प्रोडक्ट जो हम यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के साथ बनाते हैं, उनकी परमिशन दे दी है। और बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया वैक्सीन पर ही अभी उलझी हुई है, जो कि कोरोना का प्रिवेंशन है। कोरोना होने के बाद वैक्सीन काम नहीं करती है, कोरोना ना हो इसलिए प्रिवेंशन है। कोरोना होने के बाद कोरोनिल काम करेगी, कोरोना से बचाएगी भी, प्रिवेंशन भी है, और आफ्टर कोरोना जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उनसे भी ये बचाएगी। तो पहले जो हमें ड्रग अधिकारी ने जो लाइसेंस दिया था वो इम्यूनो बूस्टर का दिया था, अब उन्होंने भी हमको एक कोरोना की दवाई के रूप में इसका लाइसेंस दे दिया है। WHO ने 150 से ज़्यादा देशों में बेचने का लाइसेंस दे दिया है, और सारे रिसर्च के प्रोटोकॉल्स जो हमने पहले ही कर लिए थे रिसर्च, तो अब 9 से ज़्यादा जो टॉप इनफैक्ट के इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनमें उनको के पूरे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। 16 अभी पाइपलाइन में है, टोटल 25 पेपर इस पर, और 100 से ज़्यादा पेपर आयुर्वेद पर, और 200-250 योग पर, कुल मिलाकर के सैकड़ों रिसर्च पेपर्स हमने प्रकाशित करके योग आयुर्वेद को प्रतिष्ठा दिलाई है। और पूरी दुनिया को पतंजलि के माध्यम से, भारत के माध्यम से एक सस्टेनेबल हेल्थ मिलेगी। और ये जो टेम्परेरी रिलीफ दे करके लोगों की लूज खटोस हो रही थी, खाली कोरोना नहीं, अलग अलग BP, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस और तमाम बीमारियों के नाम पर, उससे भी हम बचाने के लिए अब एक बड़ी लकीर खींचने वाले कि एलोपैथी का विकल्प हम देंगे। और ये जो ड्रग माफिया हैं, जो मेडिकल टेररिज्म और अनार्की फैला रहे हैं, उनसे लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारे योग आयुर्वेद में है, उसकी का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। दीपक भाई, आपने कहा जो एलोपैथिक टेररिज्म फैला रहे, सबसे पहले समझना चाहूंगा, जब आप पहली बार दवाई लेके आए थे तो कमोबेश वही चीज थी जो आपने कोरोनिल किट में दी थी कि भाई इससे कोरोना का इलाज हो सकता है, क्योंकि कोरोना के अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसी तरीके से इसको दूर किया जा सकता है। लेकिन तब वो तमाम लोग आपके पीछे क्यों पड़ गए? क्या उनको अपनी दुकान बंद होने का डर था? वो डर तो तब भी था और अब ज़्यादा हो गया दीपक भाई। उस समय मैंने कहा ना, उन्होंने हमें इम्यूनिटी बूस्टर कह करके और खूब जो है हम हमारे साथ गाली गलौज किया, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, हमें नॉन साइंटिफिक कहने की कोशिश की। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तब तो एक ही कोरोनिल किसे घबराए हुए थे। अब तो मैंने जो है एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक, माने सेल एंड ट्रायल, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन विट्रो बोला जाता है, इन विट्रो से लेकर के इन विवो से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के प्री ट्रायल से लेकर के पोस्ट ट्रायल से लेकर के 100 से ज़्यादा बड़ी दवाइयाँ बना दी हैं। कोरोनिल, पीडानिल, डेंगोनिल, ब्लड प्रेशर के लिए मधुनाशिनी, मधु ग्रिट, शुगर के लिए मुक्तावटी, BP ग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, लिवर के लिए लिवोग्रिट, लिवामृत, ऐसे ऐसे करके पूरी एक सीरीज तैयार कर दी है। अब कैसे लड़ेंगे? अब आप देखना, और नए विवाद खड़े करेंगे कि ये इन बीमारियों को तो कंट्रोल ही किया जा सकता। बाबा तो हर बीमारी को क्योर करने की बात कर, अरे क्योर जब होती है तो क्योर करने की बात क्यों ना करूं? तो ये ताकत उनके पास है नहीं, वो ताकत योग आयुर्वेद में भारत की ज्ञान परंपरा में है। तो भारत की
को सम्मान देने में दिक्कत क्या, और विदेशी सम्मान दे या ना दे, चलो उनका मैटर अलग है, और वो जो इनको अपना समाधान चाहिए वो सम्मान दे रहे हैं और देंगे भी। ये भारत में अपनी निजता से नफरत करने वाला एक पूरा गैंग है दीपक भाई। अभी कोरोनिल के बाद अब जो दूसरी मैंने बड़ी लकीर खींची है कि भारत योग आयुर्वेद में वर्ल्ड को लीड करेगा। WHO का हेड ऑफिस आने वाले 30 सालों में भारत में बनेगा। अभी तो WHO के जो गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, भारत WHO को चलाएगा। ऐसा मैं 30 सालों में भारत में देखना चाहता हूँ और उसके लिए प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे, चाहे लाख आलोचना करें। हम प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ अपना काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे दीपक भाई। ये लो जलती रहेगी, ये दीपक जलता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रामाणिकता के साथ काम करने की जरूरत है, और आप वाकई प्रामाणिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये आपका सिद्ध है, यह आपका पुरुषार्थ है कि आपने WHO से इस दवाई को अनुमति दिला ली है। लेकिन मेरा सवाल इससे भी बड़ा है। WHO के जो हेड हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि योग और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर भारत में बने। क्या पतंजलि भी कुछ पुरुषार्थ करेगा इसमें? क्योंकि आज ये प्रस्ताव के घोषणा खुद जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी के चेयरमैन है WHO की, डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपके कार्यक्रम में करी है। इसमें पतंजलि हर तरह से अपना सब कुछ सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है। पतंजलि, हमारे 300 से ज़्यादा साइंटिस्ट हम इसके लिए न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अभी भी हमने, आपको पता है, सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके दुनिया का सबसे पहला योग आयुर्वेद पर आधारित रिसर्च सेंटर हमने बनाया। खुद हर्षवर्धन जी ने उसका आधारशिला रखी, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। अपना पूरा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरी पतंजलि योगपीठ, पूरी पतंजलि की एक्सपर्टीज, पूरा पतंजलि का साम्राज्य मैं इसके लिए दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। इससे लोगों की भलाई होनी चाहिए, लोगों, विश्व का कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा ना, मेडिकल एनार्की, मेडिकल टेररिज्म और ड्रग माफिया जो पूरी दुनिया के अंदर लूट खसोट मचाए हुए हैं, मैं एलोपैथी से मेरी सिंपैथी में कहता हूँ, जहाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स की ज़रूरत है, जहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत है, वहाँ वो करो। लेकिन गैर ज़रूरी दवा, गैर ज़रूरी ऑपरेशन, गैर ज़रूरी टेस्टिंग करके और टेम्परेरी ट्रीटमेंट तुम कर रहे हो। हमारे पास जब 99% बीमारियों का परमानेंट सॉल्यूशन है, बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के, और वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस और SLE, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का, एपिलेप्सी जैसी बीमारियों का, तो इसको दुनिया के सामने क्यों नहीं लाना चाहिए? पूरी दुनिया में 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो एक बाजार भी, यद्यपि हम दुनिया को एक बाजार नहीं परिवार मानते हैं, उपचार और उपकार की भावना से काम करते हैं, तो इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आज मैं दीपक भाई न्यूज़ नेशन के माध्यम से सारे देश के सामने ये प्रतिबद्धता दोहराता हूँ। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, सर्वस्व न्योछावर करने के लिए स्वामी रामदेव प्रतिबद्ध है। और आपने मुझे लगभग 2 दशकों से देखा है कि स्वामी रामदेव कभी भी अप्रामाणिक बात नहीं कहता, और जो कहता है उस पर डटता है और उसको स्थापित करके ही दम लेता है। इसको भी जो भी करना होगा उसको करेंगे दीपक भाई। स्वामी जी, आपके आलोचकों का ये कहना है, जब आपने कोरोनिल लॉन्च किया था तब ये कहा कि स्वामी जी किसी भी तरह की घोषणा करके मीडिया के अंदर सनसनी फैलाकर पैसा कमाना चाहते हैं। कोरोनिल भी आपने इसलिए मार्केट में बिना प्रूफ के, WHO के सहमति के इसको डाला क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते थे। आप क्या कहेंगे उनके इन आरोपों के बारे में? और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने केस लगाए आपके खिलाफ और मुंह की खाई। हाँ देखो, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हमको केस लड़ने पड़े, सैकड़ों केस लगे थे। ये तो इस देश के लोगों ने मुझे ताकत दे रखी है, नहीं तो करोड़ों रुपए तो हमारे केसों में लग जाते हैं दीपक भाई। स्वामी रामदेव के पास पहले भी एक कौड़ी नहीं थी, आज भी नहीं। आपने तो मुझे हरिद्वार से लेकर के पूरे देश में मेरे साथ इंटरव्यू किए हैं, और आज से नहीं, जब 25 साल पहले, 26 साल पहले जब मैं सूरत में, तब से मैं आपको जानता हूँ और आप मुझे जानते हैं दीपक भाई। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि लोग
कुछ लोगों का काम कहना है। मैंने कहा जिनको अपनी निजता से नफरत है, जिनकी विदेशी कंपनियों के साथ यारी है, खुद से जिनकी गद्दारी है, वो लोगों के लिए कुछ नहीं कहना। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, जो भी 1 करोड़ से लेकर के करोड़ तक देश ने मुझे दिया, दुनिया का सबसे बड़ा योग का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का इंस्टीट्यूट, और पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा हमारी परंपरागत ज्ञान परंपरा पर आधारित विश्वविद्यालय पतंजलि ने दिया। दुनिया की पहली जो है कोरोनिल की दवाई, दुनिया की डेंगू की पहली दवाई, और सभी बीमारियों को परमानेंट इलाज करने वाली दवाइयाँ पतंजलि ने दी हैं। इसके बदले में किससे क्या लिया है? जो बकवास करते हैं, जो ठलवे हैं, जो बैठे बैठे बातें सेकते रहते, कामचोर हरामखोर हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना। मैं देश के लिए काम करता था, करता हूँ, करता रहूँगा बिना किसी स्वार्थ के, और जो भी अर्थ में लेगा उसको भी परमार्थ में लगाऊंगा। और पहले भी हमने दवाई बनाई तो पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ बनाई थी। वहाँ कुछ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थे, कुछ जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट रिसर्च का काम पूरा हो चुका था। लेकिन आजकल पेपर पर चीज़ों को उतारने के लिए इतने दिन लग गए। रिसर्च पेपर हमने तभी सबमिट कर दिए थे, उनको पब्लिश होने में टाइम लग गया, क्योंकि पूरी दुनिया की जो भारत विरोधी ताकतें थी वो नहीं चाहती थी। अब जो टॉप जर्नल्स के अंदर जो हाई इम्पैक्ट के जर्नल्स में जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, उनको पूरी दुनिया कह रही है कि भाई ये काम तो बहुत पहले हमको इनको छाप देना चाहिए था, इन रिसर्च पेपर्स को हमें स्वीकृति दे देनी चाहिए थी। तो बातें करने वाले अपना बात करते रहेंगे। दीपक भाई, हम आप सबके प्यार और इस देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से, आप सबकी सद्भावना से हम ये काम करते रहेंगे, और अंततः भारत को, भारतीयता को गौरव दिला के रहेंगे, और करोड़ों लोगों का भला करते रहेंगे, चाहे हमें कोई कितना ही बुरा कहे। दीपक भाई, मैं आपसे एक अगले विषय पर आना चाहूंगा। हाल ही में भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने परमिशन दी है आयुर्वेद के डॉक्टर्स को कि वो कुछ चिकित्सा पद्धति कर सकते हैं, खास तौर पर सर्जरी। लेकिन आईएमए उसका विरोध कर रही है। आप उस विरोध को कैसे देखते हैं? और जब 2500 साल पहले महर्षि चरक ये काम कर चुके थे, जिन्हें पहला शल्य चिकित्सक और डॉक्टर माना जाता है, पहला डॉक्टर उनको स्थापित किया हुआ है संविधानों में, और भारत के जितने भी संहिता है उनके अंदर, यजुर्वेद के अंदर, संविधान से मेरा मतलब ये है कि जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी उनको इसका जनक माना जाता है। तो सवाल ये है, इसका विरोध क्यों हो रहा है आईएमए की तरफ से? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनको आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पहले तो मैं भारत सरकार से भी पहले भी आग्रह कर चुका हूँ, और अभी मैं ऑफिशियल भी लेटर लिख करके आग्रह करूँगा कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, जैसे बीएमएस कोई करता है, योग कोई पढ़ता है, तो उसको सब मॉडर्न मेडिकल साइंस की पूरी पढ़ाई करवाई जाती है। ये एमबीबीएस का जो कोर्स करते हैं, एमडी जो बनते हैं, उनको आयुर्वेद और योग पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे कि कम से कम अज्ञान के कारण से विरोध ना करें, कुछ आग्रहों के कारण से विरोध करते हैं। फिर कुछ लोग प्रायोजित तरीके से विरोध करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर कम विदेशी कंपनियों के और खास करके दवा कंपनियों के एजेंट जाता है। उनको अरे भाई, तुमको यदि भला हो रहा है किसी पेशेंट का और उसको एक्सपर्टीज है, जैसे आपने भी कहा दुनिया के प्रथम शल्य चिकित्सक तो महर्षि सुश्रुत हैं, और यूरोप से लेकर के, जर्मनी से लेकर के पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को मानती है। और ये 200 साल पुरानी एलोपैथी, तो क्या 200 साल पहले इस दुनिया में कोई चिकित्सा पद्धति ही नहीं थी? क्या लोगों को उपचार ही नहीं होता था? वो कहते हैं हमने लोगों की का लाइफ स्पैन बढ़ा दिया। मैं एक एलोपैथी की दवा नहीं खाता, 100 से ज़्यादा वर्ष जीऊँगा, और मेरे से प्रेम करने वाले, योग से प्रेम करने वाले 100 से ज़्यादा साल जिएंगे। लाइफ स्पैन हमने नहीं बढ़ाया क्या? तो कुछ लोग ऐसे हैं इस देश के अंदर जो एक तरह से विदेशी कंपनियों के या दवा कंपनियों के एजेंट के रूप में उनके पेरोल के ऊपर काम करते हैं। उन लोगों को कष्ट है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी सबके सब डॉक्टर ऐसा नहीं है, उनमें भी 90% डॉक्टर मुझे लगता है अच्छे होंगे। कुछ ये अलग अलग क्षेत्रों में कुछ 1-2%, 5%, 10% कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे लगता है उनकी भी काउंसलिंग करने की जरूरत है। उनको कपालभाति अनुलोम विलोम करा देंगे एक पूरा सेशन। दीपक भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने आचार्य सुश्रुत की बात की। 2500 साल पहले उन्होंने सबसे पहली
पहली चिकित्सा की थी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं किस तरह का उन्होंने ऑपरेशन किया था और कैसे मॉडर्न दिन में ये ऑपरेशन उन्हीं की तरह कॉपी से होता है? अगर कुछ ज्ञान बढ़ा सके आप दर्शकों का हमारे तो। देखो दीपक भाई, एक तो पूरा संहिता में भी जिक्र है और अभी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। एक तो जो हाथ पैर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उसका हमारे पास में पूरा इलाज है। दूसरा पायस फिशर फिस्टुला और हर्निया का पूरा अभी भी हम करते हैं क्षार सूत्र आदि से, और अभी भी चल रहा है। पतंजलि में भी ये पूरा इलाज चल रहा है, कोई भी आकर के देख सकता है। और मैं चाहूँगा एक बार ये करें आप, क्योंकि आप तो इसके पर शो करते हैं। मैं आपको दाद देता हूँ दीपक भाई, जब भी कोई भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के भारतीयता अपनी अस्मिता को लेकर के कोई बड़ा प्रश्न उठता है तो आप बेबाक तरीके से उसके ऊपर बहस करते हैं और उन सब लोगों को खुली चुनौती भी देते हैं और उनको सत्य का दर्शन कराते हैं। अब कोई हट दुराग्रह से माने या न माने वो उसकी जो है उसके संस्कार। लेकिन मैं आपको ये 4-5 चीज़ें जो हम खुद करते हैं, दांत का हम वैदिक तौर तरीक़ों से जो है शल्य चिकित्सा करते हैं, पायस फिशर फिस्टुला की करते हैं, जिनके टेस्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिनको हर्निया हो जाता है उसको करते हैं हम आयुर्वेदिक तौर तरीक़ों से ही, पूरा जो हमारे शास्त्रों में लिखा उसके अनुसार हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। अथवा जिनको शल्य चिकित्सा की भी ज़रूरत पड़े, सर्जरी की ज़रूरत पड़े, वो भी कराते हैं। और साथ साथ में स्किन के भी हम करते हैं, और हड्डियों के ये जो सर्जरी का काम है ये हम आयुर्वेदिक तौर तरीक़ों से करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत। और आँखों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर अभी जो है अभी काम नहीं किया हमने ब्रेन की सर्जरी का, और आँखों के ऊपर भी हमने काम किया है। और उसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए अक्षय तर्पण आदि का भी एक बहुत बड़ा व्यापक शोध अनुसंधान हम ऑलरेडी कर चुके हैं दीपक भाई। स्वामी जी, कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम ये मान सकते हैं कि हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ बाकी है। अगर अभी भी किसी परिवार में, कई लोगों ने कोरोनिल का इस्तेमाल किया होगा, अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो आप क्या ट्रीटमेंट उसको सुझाव देंगे पतंजलि के माध्यम से और कोरोनिल के माध्यम से? ये प्रिवेंशन भी है। जो बचना चाहते हैं, जो रोज़ बाज़ार में रहते हैं, आप जैसे लोग जो रोज़ स्टूडियो में आते हैं और बहुत लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन करते हैं बहस में, तो जो भी घर से बाहर निकल करके पब्लिक कॉन्टैक्ट में ज़्यादा रहते हैं और जहाँ इन्फेक्शन का खतरा है, वो एक गोली स्वासरी, एक गोली कोरोनिल की खा करके निकले और आने के बाद घर में वो खा ले। एक बात, यदि किसी को कोरोना हो गया है तो होने के बाद कोरोनिल खा ले और कपालभाति या अनुलोम विलोम मात्र 2 प्राणायाम भी कर लें तो उसका काम हो जाएगा। तीसरी बात, जिनको कोरोना होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको, क्योंकि अभी मैं लाखों लोगों को ठीक कर चुका हूँ, अभी इस पर रिसर्च भी पूरा है, एक्सपीरियंस भी पूरा है, पूरे एविडेंस हैं। तो जिनको कोरोना के बाद जिनकी किसी की गंध चली गई, किसी का स्वाद चला गया, किसी की मेमोरी चली गई है, किसी से उठा नहीं जा रहा है, ऐसे सभी कॉम्प्लिकेशंस वाले भी खा लें तो प्रिवेंशन भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है, और आफ्टर इफेक्ट्स को भी दूर करने की ताकत स्वासरी और कोरोनिल में है। साथ अणु तेल सुबह सुबह डाल लिया करें, नहीं तो सरसों का तेल भी डाल ले तो उससे भी काम हो जाएगा। और जो कपूर आदि से हमारे यहाँ स्टीम आदि लेते थे, नहीं तो अपना यूकेलिप्टस के पत्ते, थोड़ा सा अजवाइन के पत्ते, थोड़ा सा पीपर में इसके जो है ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनसे स्टीम आदि ले लें, इतना सब कर लें तो कोरोना का खौफ कतई ना रखें। जी स्वामी जी, तो उम्मीद करता हूं कि आज जल्दी ही जैसे आपने कोरोनिल को आगे बढ़ाकर इस दवाई को दुनिया में साबित कर दिया है कि भारत के आयुर्वेद के पास शायद एलोपैथी से बेहतर विकल्प है, उसी तरह पतंजलि के ठीक बगल में WHO का हेडक्वार्टर हो, इसकी मैं कामना करता हूं स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, आपकी शुभकामनाओं से ये भी हो जाएगा। हम लगे रहेंगे 50 साल तक कम से कम और जीने वाला हूँ, और ये बहुत से दीपक जलेंगे। दीपक भाई, आपकी शुभकामनाओं के लिए हृदय से मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसी तरह प्रगति करते रहें और देश का नाम ऊंचा करते रहें। हमारी तरफ से आपको यही शुभकामनाएं।